नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई थी कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू जी के राज से भी ज़्यादा खराब है। राहुल गांधी बिहार के किसी गाँव में एक रात अगर रहे हो पूरे जीवन में तो हमको बता दे। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मोतिहारी में मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब बिहार लौटूंगा। मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। मोदी जी जब कह रहे हैं कि अनाज देंगे तो क्या दिक्कत है? जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं। एक बार बिहार के लोगों को भी तो बताओ भाई, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री कब लगेगी, उसका बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्री नोशन है कि बिहारियों को क्या चाहिए भाई, 4 किलो अनाज दो। क्या आप कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे? यहाँ पे हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुई है। जाति एक फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। तेजस्वी की क्या होगा? कुछ नहीं है, वो तो लालू जी के लड़के हैं। जिस पायदान पर वो हैं अभी, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। ऑपरेशन सिंदूर को एज अ पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? देश की जनता ये नहीं चाहती थी कि रुके। जिस तरीके से सीज फायर हुआ उससे बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान होगा। किस तरह से वो जनता के बीच में जाएं, किस तरह के का उनका कम्युनिकेशन का स्ट्रेटजी होना चाहिए, संगठन को कैसे और मजबूत या धारदार बनाया जा सकता है, चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, बेसिकली काम आज भी वही कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके एक दल बनवाया है जिसका नाम है जनसुराज। मैं उसका नेता नहीं हूँ, उसको बनाने वालों में मेरी एक भूमिका है, बड़ी भूमिका है, लेकिन मैं उसका स्वयंभू नेता नहीं हूँ। वो यहाँ के उन सारे लोगों ने मिलकर दल को बनाया है जिनकी बड़ी लंबे समय से चाहत रही है कि बिहार में भाजपा और लालू जी के अलावा एक विकल्प हो, और जो लोग भी उस विकल्प को चाहते थे और जिनकी एक तरह से राजनीतिक मजबूरी भी रही है कि उनको नया दल चाहिए, नया विकल्प चाहिए, लेकिन इतने बड़े स्केल पर कोई बना नहीं रहे ज़मीन पर। इस संगठन के तौर पर जनसुराज भाजपा के आधिकारिक जो नंबर घोषित हैं संगठन के, उससे करीब करीब 2 गुना है बिहार में। जुड़े हुए हैं का क्या मतलब है? मतलब जो सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नज़रिए से जनसुराज आज बिहार में सबसे बड़ा दल है। ये संभव है कि वो जो लोग जुड़े हैं वो बहुत सक्रिय नहीं हैं, ये संभव है कि उनकी ताकत बहुत बड़ी ना हो, ये संभव है कि वो मीडिया के नज़र में या समाज के नज़र में बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े बाप के बेटा नहीं है, लेकिन अगर आप प्योरली संख्या के हिसाब से देखेंगे तो जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार में कोई नहीं है। आपने कई बड़े बाप के बेटे और बेटियों के साथ काम किया है, उन्हें राजा रानी बनाया हुआ है, अब आप प्रजा के चाहे वो किसी दल से बना, तो 2-2.5 महीने के रिसर्च से हम लोग को पता चला कि बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही आज तक एमएलए एमपी बने हैं, चाहे वो किसी भी दल से बना हो। हम लोग को लगता है कि लालू जी के परिवार का वर्चस्व है। आप लालू जी की बात छोड़ दीजिए, भाजपा को ले लीजिए, जो दावा करता है कि भाई हम परिवार से गाइडेड नहीं हैं। भाजपा में आज सबसे बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर उनके डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी, जब बिहार में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर जब लालू जी का शासन आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक मंत्री बने। उसके बाद नीतीश जी का शासन आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री थे। फिर मांझी जी मुख्यमंत्री बने, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री बने। और आज जब भाजपा का प्रभाव बढ़ा है तो उसमें भी उनको कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। पर प्रशांत जी, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तभी प्रशांत किशोर ही उनके स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, वो भी तो होता है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि प्रजा के साथ काम क्यों कर रहे हैं, ये बात मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बिहार में आप जो कोई भी नेता बन रहा है वो किसी न किसी विधायक या सांसद का ही लड़का है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि एंट्री बैरियर इतना बड़ा बना दिया गया है कि भाई अगर आपकी जाति की संख्या नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं, आप बाहुबली नहीं हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए जनसुराज ने यह प्रयास जो शुरू किया है कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में समाज के प्रति चेतना है, अगर आप बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं तो व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, वो चिंता जनसुराज करेगी। आप आइए और राजनीति में जुड़िए और कुछ अच्छा कीजिए। और ये सोचकर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। लेकिन वो चेहरे, अब विधायक का लड़का होता तो तुरंत मीडिया में खबर बनती, लेकिन वहाँ वो 3 बार का मुखिया है
या 10 साल से वहाँ स्वयंसेवी संस्था चला रहा है या वहाँ पे स्कूल चला रहा है, तो वो मीडिया के लिए संख्या है, बहुत बड़ा उस चेहरा नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद कई बार लोग कहते हैं कि और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है। भाई यहाँ पर सैकड़ों अधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में कोई जिला आप उठा लीजिए, वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर, वहाँ के सबसे बड़े वकील, वहाँ से सबसे नामी गिरामी जो पदाधिकारी होगा, कभी रहा हो किसी सर्विस में, स्टेट सर्विस में या इंडियन सर्विसेज में, उसमें से अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें तो किसी भी क्रांति से समाज का बहुत बड़ा सृजनात्मक काम नहीं हुआ है। क्रांति और आंदोलन को हम लोग कभी कभी ऐसा समझते हैं कि इससे सुधार होगा, नहीं। क्रांति और आंदोलन समाज में किसी व्यवस्था को हटा सकता है, किसी को पद से हटा सकता है, सल्तनत को उखाड़ सकता है, वो नई व्यवस्था नहीं बना सकता है। जैसे बिहार के नज़रिए से देखिए, यहाँ जेपी का आंदोलन हुआ, इंदिरा जी की सत्ता खत्म हो गई, लेकिन उससे बिहार सुधरा नहीं। तो अन्ना का आंदोलन हुआ, उससे यूपीए की सरकार चली गई, लेकिन उससे नई व्यवस्था नहीं बन गई। नई व्यवस्था बनाने के लिए तो नए लोगों को आना पड़ेगा। तो सृजन का एक अपना काल है। तो आम आदमी पार्टी और जन स्वराज में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग नहीं हैं। दूसरा फर्क ये है कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम 10 अच्छे लोग हैं जिनके पास कोई सिल्वर बुलेट है जो बिहार को सुधार देगा। 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, आप मेरा एक भी स्पीच नहीं सुना सकते जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप जन स्वराज को वोट दे दो, प्रशांत किशोर को वोट दे दो और हम आएंगे तो ये 4 चीज़ करेंगे जिससे सुधर जाएगा। हम ये उल्टी बात कह रहे हैं कि भाई एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, सुधार तब तक नहीं होगा जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे। दोनों में फ़र्क है। तीसरी बात भी छूट जाए, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि अगर जन स्वराज से 243 लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसमें 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो शायद जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे या उनका इन 1250 परिवारों से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या आप कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे? यहाँ पे हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुई है। नहीं, ये देखिए, मैं इसका बड़ा इस पर ऑब्जेक्शन करता हूँ। आप लोग पूरे इंडिया में नेटवर्क चला रहे हैं, जब आप बिहार में आते हैं तो ये कहते हैं कि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। ये फैक्ट नहीं है। आप बताइए कि आप कर्नाटक में जाते हैं तो क्या वहाँ लिंगायत और बोका लिग्गा फैक्ट नहीं है? हम ये नहीं कह रहे वहाँ नहीं हो रही, हम कह रहे हैं यहाँ हो रही। तो क्या आपने किसी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के दावेदार से, नेता से, सांसद से पूछा कि भाई कर्नाटक में आप कास्ट बैरियर तोड़ पाएंगे? क्या आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी कापू का राजनीति नहीं हो रहा है? लेकिन जब आप चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी को इंटरव्यू करते हैं तो उससे ये नहीं कहते कि कास्ट बैरियर आंध्र में तो बिहार में पूछेंगे ना। नहीं, वहां पर भी आपने नहीं पूछा है, आज तक नहीं। उसको तोड़ने के लिए भाजपा वालों ने पटेल और अदर ओबीसी का कॉम्बिनेशन बनाया। क्या आपने मोदी जी से, केशुभाई पटेल से, बघेला जी से या कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि भाई आप गुजरात में कास्ट के बैरियर को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, कास्ट भारत में एक सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। जो भी बात समाज की सच्चाई होगी वो राजनीति में भी आपको दिखेगा। उसका डिग्री अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर समाज में कास्ट है तो राजनीति में भी कास्ट होगा। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। समाज में अगर हिंदू मुस्लिम की भावना है तो राजनीति में भी दिखेगा। तो ये बात नहीं है कि खाली बिहार में ही ऐसा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। बिहार में भाई पिछले 15 साल से भाजपा को बड़ी सफलता मिल रही है लोकसभा के चुनाव में। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाजपा को सफलता नहीं मिल रही, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। अब एकदम ध्यान से सुनिए, आपने कहा कि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, हर आदमी कास्ट पे वोट करता है, और बिहार में आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो मोदी जी के जाति के बिहार में कितने लोग रहते हैं ये बता दीजिए, और अगर नहीं रहते हैं तो उन लोगों ने मोदी जी को वोट कैसे किया है? अगर हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट किसने किया ये बता दो। क्योंकि पूरे इंडिया का हमसे आंकड़ा ले लीजिए, ज़्यादातर राज्यों में जो सबसे ज़्यादा संख्या वाली जातियों के नेता हैं वो मुख्यमंत्री या टॉप पोस्ट पर नहीं पहुंचते हैं। आप आंध्रा को उठा के देखिए, आंध्रा में सबसे बड़ी जाति दलितों के बाद कापू की है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? वो कम्मा बनते हैं या रेड्डी बनते हैं। महाराष्ट्र में भी आप देख सकती है। आप लालू जी के नज़रिए से देखिए, लालू जी की जाति की संख्या मान लीजिए 17 है, तो क्या 17% लोग सरकार बना सकते हैं? जब तक दूसरे लोग उसमें जुड़ेंगे नहीं तब तक किसी भी जाति की संख्या इतनी नहीं है कि वो अपने दम पर किसी की सरकार बनवा दे या पूरी व्यवस्था बदल दे। अब जब आप एक डोमिनेंट कास्ट से आते हैं तो दूसरी सारी जातियां सामाजिक राजनीतिक तौर पर उससे डरती हैं और वो गोलबंद होती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पूरे देश में आप एनालिसिस करवा के देख लीजिएगा, अभी का ही नहीं, पिछले 20 साल का, ज़्यादातर मोस्ट डोमिनेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लीडर होते हैं, वो समाज में टॉप पोजीशन पे उस राज्य में पहुंचने में उनको दिक्कत है। लालू जी भी नहीं बने हैं,
लालू जी भी बिहार उन्होंने एक बार जीता है, ये ध्यान रखिए। आप कहिएगा लालू जी यहाँ यादव सबसे बड़ी समाज, उनका संख्या वो बने, नहीं बने। लालू जी यहाँ 1995 में एक ही बार चुनाव जीते अपने दम पर, और वो तब जीते जब वो गरीबों के नेता के तौर पर देखे जाते थे। उसके बाद जब वो पिछड़ों के नेता हुए, तो जब वो गरीबों के नेता थे, तो लालू जी की पार्टी 54 में 53 MP जीत कर आई थी, तब बिहार झारखंड साथ में था। तो आप जब लालू जी पिछड़ों के नेता बन गए तो उनकी MP की संख्या घट के 20-25 हो गई। जब वो यादवों के नेता हो गए तो घट के 10-12 आ गए। अब वो RJD के यादव के नेता हैं तो उनकी संख्या 2-4-5 है। यादवों की संख्या उतनी है जितनी पहले थी। यादव 1995 और तेजस्वी की क्या होगा? भाई उनकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो लालू जी के लड़के हैं। तो उनकी जो कुछ भी है वो तो लालू जी का है। मैं आपको लालू जी की जर्नी बता रहा हूँ। तो मैं आपको अभी भी तेजस्वी जो है वो लालू जी के बिल्कुल। अच्छा आप legacy- बताइए, अगर लालू जी का नाम न हो तो उनकी क्या पहचान है आपके लिए? हमारी बात छोड़ दीजिए, यूथ लीडर नहीं। भाई आप बताइए अगर आपके नजर में है तो। नहीं, आप प्रजा के बीच भाई में अच्छा हैं। चलिए, आप बहुत होगा तो उनको यूथ लीडर कहिएगा ना। हाँ। बिहार का नेता तो नहीं कहिएगा। भाई तेजस्वी यादव का आपने खुद कहा यूथ लीडर हैं, जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं यादव समाज के, उनसे बहुत काबिल यूथ लीडर हैं, दूसरे समाज में भी लड़के हैं। लेकिन जिस पायदान पर वो हैं अभी, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। आप कैसे एक डिफरेंशिएटर, जो आजकल एक बड़ा कैची वर्ड है कि बिहार पॉलिटिक्स में आप डिफरेंशिएटर फिर भाजपा के नेताओं से कि भाई पलायन, बिहार के बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको कोई मार देता है, तो यहाँ के नेता अभी तक क्या कहते रहे? कह रहे भाई अगर बिहार के लड़के दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, हम लोग पंजाब नहीं जाएंगे तो वहाँ खेत नहीं कटेगा, मुंबई की सब व्यवस्था ठप हो जाएगी। 3 बरस पहले सबसे पहले हमने बिहार में आके शुरू किया कि नहीं, बिहार के बच्चे के कंधे पर अगर दिल्ली की व्यवस्था चल रही है तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये गौरव की बात नहीं है कि हम लोग के बच्चे मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के चक्कर में बॉम्बे में जाकर ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, या साफ सफाई का काम कर रहे हैं। काम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में अगर उस लड़के को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है तो ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसलिए 3 बरस में सबसे पहले जनसुराज ने खड़ा किया है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या मंदिर मस्जिद नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है। बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4-5 सरकारी विद्यालय ऐसे जरूर थे जहाँ से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। हम लोग खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ से पढ़कर आए, पटना कॉलेज आए, साइंस कॉलेज आए, और आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी जब आए तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि समतामूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलो। इससे क्या हुआ, इनरोलमेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग बढ़ गई, बजट यहाँ 60,000 करोड़ शिक्षा का हो गया। लेकिन हुआ ये कि जहाँ बिल्डिंग बनी वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं, और पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरे समाज और सरकार दोनों में शिक्षा को लेकर पूरी चेतना ही खत्म हो गई है। समाज की नज़र में भी स्कूल जो है वो साइकिल और पोशाक बांटने का सेंटर है। गांव में आप जाएंगे तो आपको लाखों बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नाम सरकारी विद्यालय में है, लेकिन वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो सरकारी लाभ लेते हैं सरकारी विद्यालय में नाम लिखाकर, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होना, पढ़ने के लिए हमको प्राइवेट स्कूल में जाना है। तो ये सबसे पहले ये बात जनसुराज ने उठाई। हम लोग सिर्फ 2 ही बात कह रहे हैं कि बिहार में भैया नाली गली बने न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। सबसे पहले यहाँ पलायन रुकना चाहिए और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, जो डिस्ट्रेस कंडीशन में 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग रह रहे हैं, आप बताइए पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बूढ़े लोगों को 400 रुपया महीने का पेंशन दिया जाता है। 400 रुपया, इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया में वो बूढ़ी महिला इंतजार करती है 400 रुपये आने का, ताकि वो अपना दवा खरीद सके या साड़ी खरीद सके या खाना खा सके। 400 रुपया में वो क्या करती होगी, आपके और हमारे लिए अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और उस 400 रुपया में भी भ्रष्टाचार का आलम है कि 20 रुपया कमीशन काटा जा रहा है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम लोग जिम्मेवार हैं, हम लोग जिम्मेवार हैं। बिहार के वो लोग जिम्मेवार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है, और आज वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वापस आकर यहाँ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसलिए नहीं आ रहे कि आप कह रहे बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। तो अब समय है कि आप परिणाम की चिंता मत कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रशांत जी, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए दिल्ली में, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, हमारे न्यूज़ मीडिया में सारे न्यूज़ चैनल सब कुछ बिहार के लोग ही चलाते हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। और नहीं, जब हर जगह आप जाएंगे ना, कस्टम्स, इनकम टैक्स, बिहार से आईएएस आईपीएस आज से 20 साल पहले बनते थे। पटना जैक्सन हॉस्टल से 5 लोग तब करते थे, साइंस कॉलेज के कैवेंडिश और फैराडे से लड़के तब करते थे जब वहां पढ़ाई होती थी। आज बिहार से जो आईआईटी कर रहा है वो बिहारी है, लेकिन वो कोटा में जाके कोचिंग कर रहा है। बिहार से जो आईएएस आईपीएस बन रहा है वो बिहारी है, लेकिन वो दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहा है। यहाँ से जो मैं बात आपको बता रहा था कि लालू जी के टाइम में शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी कुछ इंस्टीट्यूशन थे जहाँ से लोग पढ़कर आगे बढ़ रहे थे। आज जो आईएएस आईपीएस आईआईटी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, वो बच्चे बिहार के हैं, लेकिन वो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वो पलायन जो मैंने आपको कह रहा हूँ, वो यहाँ से वो चले गए। 10वीं 12वीं के बाद परिवार ने अपना जमीन, चूंकि शिक्षा को लेकर लोगों के मन में ये है कि भाई गरीबी से निकलना है तो हमको आईएएस आईपीएस बनना है। हमको लाल रही है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने। और उसके लिए हम लोग 2 काम कर रहे हैं। पहला तो ये कर रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम हम लोग 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना चाहते हैं, जो नेतरहाट का मॉडल यहाँ पर बिहार में है। बिहार में नेतरहाट एक विद्यालय रहा है, अभी झारखंड में चला गया है। एक विद्यालय से 1500 से ज़्यादा आईएएस आईपीएस बने हैं, और उस विद्यालय में जाने वाले ज़्यादातर लोग मध्यम या निम्न आर्थिक वर्ग से लोग आते थे। तो हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय ऐसे जरूर बनाए जाएं जहां पर विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। और इन 5 विद्यालयों को बनाने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल लगेंगे, क्योंकि हर साल जो यहाँ बजट उपलब्ध है उसमें मैं एक विद्यालय को बढ़िया बना सकता हूँ। प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं भी आ रहा हूँ, नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरा, जब ये करेंगे, अगर आप 5 विद्यालय बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये मॉडल है कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू द एवरी विलेज, टेक पीपल किड्स टू द गुड स्कूल। जो शहरों में जो होता है, दिल्ली में आप बैठे हैं, आपके घर के बगल में स्कूल नहीं है, स्कूल आपसे 10 किलोमीटर दूर है, आप अपने बच्चे को गाड़ी से या स्कूल बस से भेजते हैं। तो जन स्वराज का मॉडल ये है कि हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे अगर विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो 20 मिनट से ज़्यादा किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और ये व्यवस्था 5 वर्ष में बनाई जा सकती है। हम लोग का लक्ष्य है कि 10 साल में हर प्रखंड में 10 ऐसे विद्यालय बनाए जाए, हर साल एक, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया ही ऐसा हम लोग स्पेयर कर सकते हैं जो कि इस पर खर्च हो। अब आप ये कहिए कि भाई आप 10 साल में इसको बनाएंगे तो दूसरों का क्या होगा, उनकी जीवन तो उनका रुकना नहीं है। उसके लिए हम लोग जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो वेस्ट में व्यवस्था है, कि गरीब लोगों को ये सुविधा दे दी जाए कि अगर आप अपने सरकारी विद्यालय से खुश नहीं हैं अपने इलाके के, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए वहीं पर, और उसका जो एक रेगुलेटेड फीस है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे भाई ये कीजिएगा तो सब प्राइवेट में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर पटना में आज यहाँ बैठे लोगों को मैं पूछूं कि भाई तुम साइंस कॉलेज में पढ़ोगे कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे, 100% लड़के कहेंगे मैं प्राइवेट साइंस कॉलेज में पढ़ूंगा। अगर आपसे पूछूं कि आपका लड़का पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करेगा कि रमैया से करेगा, रमैया का फीस भी सरकार भरेगी, तो आप कहेंगे नहीं भाई हमको तो पटना मेडिकल कॉलेज में जाना है। ये पूरे वर्ल्ड ओवर प्रूवन चीज़ है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि अगर आपके एरिया में सरकारी विद्यालय के सेवा से वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, उसका खर्चा 400 है, 300 है, 250 है, तो व्हाट वी आर सेइंग कि प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी विद्यालय है, उसको अगले 5 से 10 साल में इतना अच्छा बनाया जाए कि वो एस्पिरेशनल विद्यालय बन जाएं, और तब तक जो गरीब लोग हैं उनको ये सुविधा दी जाए कि आप प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसका रेगुलेटेड फीस सरकार देगी। तो जो बजट अवेलेबल है अभी हम लोग के पास, उसको हम लोग 3 भाग में बांटना चाह रहे हैं। एक 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया हम लोग ये नए वर्ल्ड स्केल के स्कूल बनाना चाहते हैं, उस पर खर्च करना चाहते हैं। हर साल 550 विद्यालय बनाएंगे, तो अगले 5 साल में 2500, अगले 10 साल में 5000 विद्यालय बन जाएंगे। उस पर करीब 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं। ऐसे तो आप 3 इलेक्शन जीतना होगा आपको। तो 3 हमें लग जाएगा। 1/3 बजट हम लोग अभी की जो व्यवस्था चल रही है इसको एफिशिएंट और बेहतर बनाने में खर्च करेंगे, और 1/3 इस जो हमारा बजट है अभी एजुकेशन का, उसका हम लोग खर्च करना चाहते हैं जो प्राइवेट में जाना चाहता है उसको उसका फीस भरने के लिए। फोकस शिक्षा है। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि 0 से 15 के लिए शिक्षा है, और 15 से जो 50 साल का है उसको हम लोग कह रहे हैं कि उसके हाथ में पूंजी दिया जाए, उसको हाथ में सस्ता ऋण दिया जाए ताकि वो काम कर सके। जैसे आपके यहाँ दिल्ली में डीबीटी में नहीं, डीबीटी में नहीं, डीबीटी में मेरा कोई यकीन नहीं है। मैं सब्सिडाइज्ड, मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि ग्रांट के मुकाबले सॉफ्ट लोन आर मोर इफेक्टिव। 3% लोन पर, जैसे 1% लोन पर मोदी इंटरेस्ट पे मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया है,
तो समाज को, राष्ट्र को ये चिंता है कि भैया 1 लाख करोड़ रुपया वापस करना है। अगर जापान ने वही पैसा 1 लाख करोड़ रुपया आपको ग्रांट के तौर पे दे दिया होता तो लूटपाट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं वाला करेगा, हिस्सा हो जाता, पाकिस्तान वाला हो जाएगा। तो ये ग्लोबली प्रूवन मॉडल है कि ग्रांट जब आपको मिलता है तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाना चाहते हैं, जहां आपको 10%, 12% ब्याज ना देना पड़े, 4% ब्याज देना पड़े, अगर आप रोजी रोजगार का अवसर यहाँ पैदा करेंगे। और कृषि में भी ये नहीं, कृषि को मैं ला रहा हूँ दूसरे। तो पहले आप 3 फंडामेंटल चीज़ समझिए। 0 से 15 में हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ ना बढ़े। 15 से 50 के लोगों को हम लोग वो पूंजी उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो। वो पूंजी आएगा कहाँ से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो ना पढ़ सकते हैं ना रोजी रोजगार कर सकते हैं, वो करीब करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि 2000 रुपये महीने की व्यवस्था हो जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीत सके। फंडामेंटली यही 3 बात कह रहे हैं। अब मैंने आपको स्कूल की बात बताई कि इस शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़ी जो सबसे बड़े 15 से 50 का समस्या है कि इनको रोजगार कैसे दोगे, पलायन कैसे रुकेगा, इनको पूंजी कहाँ से आएगी। इसके लिए सिंपल बात है, बिहार में लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पूंजी का पलायन का मतलब ये है, आप समझिएगा कि सीडी रेशियो जो है, जो रिजर्व बैंक जारी करता है, देश में अभी सीडी रेशियो है एवरेज 70, अभी हुआ था 74, तो देश में हंगामा हुआ, भाई कम करो, ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। बिहार में सीडी रेशियो 1990 से पिछले साल तक है 40%। इसका मतलब क्या है कि हर साल बिहार से, पिछले साल बिहार से करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का यहाँ से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए। तो तेलंगाना में सीडी रेशियो, आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105 नहीं है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री कैसे कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो उसी में जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप जाकर देखिए कि जितनी बैंकिंग, HDFC जितना बैंक लोन देता है वो तो 2/3 लोन रिटेल लोन है, वो SME का लोन नहीं है, वो इंडस्ट्री का लोन नहीं है। सारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, 70% इंडिया की इकोनॉमी, 64% तो सर्विस सेक्टर में है, रिटेल भी तो रिटेल है। तो उसके लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। हाँ। यहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको यूट्यूब चलाना है, आपको एक छोटा दुकान खोलना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? अगर IT हब बन जाएंगे तो लोग आएंगे। मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ, वो लेटर स्टेज में होगा। जब तक यहाँ पर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लुक एट द फिगर ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन बिहार। हम लोग इनकम की बात करते हैं, बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर इज एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। बिहार में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में सबसे कम है। हाँ। तो आप जब खर्च ही नहीं करेंगे तो कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? जब पैसे है नहीं तो खर्च क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। पैसे क्यों नहीं है? पैसे नहीं होने की 2 वजह है। एक तो आपकी इनकम कम है, और दूसरा जो पैसा है भी, वो पैसा जब आप बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक जो पैसा आप कमाकर खर्च के बाद बचाते हैं वो आपका कैपिटल है, और दूसरा जो बोरोड कैपिटल है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो तो हर साल बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है वो बिहार में लोगों को ऋण मिले। यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछ लीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको नोएडा में फ्लैट खरीदना है, HDFC आपको लोन दे देगा आपके इनकम स्टेटस पर, लेकिन अगर आपको खगड़िया के अपने गांव में घर बनाना है तो HDFC लोन नहीं देगा। ये काम क्या नीतीश कुमार ने नहीं किया? क्या लालू यादव ने नहीं किया? यही बात आप दिन भर ये कॉन्क्लेव कीजिएगा। सबसे ये एक सवाल मेरा आग्रह जरूर पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हर साल बिहार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का पलायन हो रहा है, और 1990 से ये आंकड़ा लिख लीजिए, RBI का आंकड़ा, अभी चेक करा लीजिएगा पूछने से पहले। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से 26,35,000 करोड़ रुपया बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, जो बिहार का पैसा है। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं, तो भाई उनको समझ होगा तब तो। आप बिहार में किसी पॉलिटिशियन को सीडी रेशियो की बात करते हुए अगर सुने हो तो हमको बता दीजिए। आज पूरे दिन मिल के आप खाली यही पूछिए, आपके यहाँ तेजस्वी यादव भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे, उनसे पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर ने ये कहा है, यहाँ के फिनांस मिनिस्टर को बुला लीजिए, अगर वो बता दे कि भाई सीडी रेशियो होता क्या है, ये 2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर हो रहा है, ये बता दे तो हम ये काम ही छोड़ देंगे। उसको मालूम ही नहीं कि भाई ये होता क्या है। भाई देश के स्तर पर आप निर्मला सीतारामन जी से सवाल पूछती हैं कि सीडी रेशियो 74 हो गया है, बैंकों में स्ट्रेस है, पूछते हैं ना आप लोग, वो जवाब दे रही हैं। बिहार के फिनांस मिनिस्टर को बुलाइए,
उसको पूछिए भाई अभी तुम्हारा सीडी रेशियो क्या है। बिहार में भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक कमिटी है जिसका काम है कि इसको देखे हर महीने कि सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत के आसपास रहे। मुख्यमंत्री भी उस बैठकों में जाते हैं, नीतीश कुमार भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं खड़ा होकर भाषण देते हैं, भाई बैंक वाले तुम लोग लोन नहीं दे रहे हो, बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग सुधारिए। लेकिन जैसे नीतीश कुमार का बात यहाँ पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, सीओ बीडीओ डॉक्टर टीचर नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहा है। क्योंकि बैंक के लोन तब देंगे जब उनके लिए आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाएंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तब तो वो करेंगे। बैंकर हमारी बात सुनकर ये कह रहे हैं कि पहली बार भैया कोई बात तो कर रहा है हम लोग का। हम लोग तो कल मुझे रात में मैं सारण में था, केनरा बैंक के आरएम और डीएम मिले वहाँ। मैंने पूछा भाई केनरा बैंक के लिए बिहार कितना बड़ा मार्केट है? बोला सर बहुत बड़ा मार्केट है। हमने बोला क्रेडिट के लिए या डिपॉजिट के लिए? कहता सर अभी तो डिपॉजिट के लिए है, आप आ जाए, आप जैसे लोग आ जाए तो हम लोग चाहते हैं यहाँ लोन भी दें। यहाँ लोन देने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बात कोई नहीं सुनता है, दरोगा अरे भाई तो अगर नहीं सुन रहा है तो सीडी रेशियो 40 क्यों है? तो और सुनिए एक बात, चूंकि आपका हम इसी लात पहले आए हैं कि आपके पास दिन भर आपका कार्यक्रम है, लालू यादव के लड़के आएंगे यहाँ, लालू जी आए तो उनसे भी पूछिएगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, और ये मेरे कहने पर मत पूछिए, अपनी टीम से रिसर्च करा लीजिए, लालू जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तो बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 36%। लालू जी जब तक रहे मुख्यमंत्री तो वो घट के हो गया 18.5%। 18.5%। बैंक पैसा तो यहाँ ले रहे हैं, लेकिन लालू जी की इतना जंगल राज हुआ कि डर के मारे वो सब पैसा बाहर चला गया। नीतीश जी के सारे सुशासन, सो कॉल्ड सुशासन के बाद वो 18 बढ़ के 40 हुआ। लेकिन मैं आपको पूरा आंकड़ा दे रहा हूँ, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि अगर बिहार में देश के औसत के बराबर सीडी रेशियो होता तो 26 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का बिहार में रहता। आप अंदाज़ा लगाइए उससे कितने ज़्यादा घर बनते, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जाती, कितनी दुकानें खुलती, कितने लोग छोटे व्यापार करते, उससे यहाँ रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। इसलिए हम लोग का पहला जो बजुका है वो ये है कि 6 महीना में सीडी रेशियो को इंक्रीमेंटल बेसिस पर 70 जरूर कर देंगे, और वो इतना बड़ा टेढ़ा काम नहीं है। आपके पास बजूका है, दूसरी तरफ क्या है? क्योंकि आप जिस तरह दूसरी तरफ जात है, दूसरी तरफ लालू दिखाएंगे भाजपा का डर, और भाजपा दिखाएगा नीतीश का डर। अभी प्रधानमंत्री आए, आप उनके भाषणों को सुनिए, और अभी हमने ये सीरीज भी शुरू किया है, प्रधानमंत्री इन गुजरात, प्रधानमंत्री इन बिहार। प्रधानमंत्री कच्छ गए तो उन्होंने कहा कि भाई कच्छ में, मेरे कच्छ में, उनके शब्द हैं, मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बन रहा है। प्रधानमंत्री आए मधुबनी, उन्होंने कहा बिहारियों को, 9 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज देने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई 4 किलो अनाज तो पूरे देश में बांटा जा रहा है। मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए आप गुजरात में जहां उन्होंने ये बात कही हो कि हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं। तो भाई जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात जब 75 साल का होगा तो वो कैसा दिखेगा। और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हमने अयोध्या में मंदिर बना दी, हमने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट दिया। अरे भाई बिहार को भी तो बताओ। फिर आप कह रहे हैं इंडस्ट्री चाहिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री। बिल्कुल इंडस्ट्री, हमने ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए। आप बात नहीं समझे। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे यहाँ से पूंजी का पलायन रोकना है। मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि जब मैं पूंजी का पलायन रोकूं तो उससे जो यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो काबिल लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। 400 रुपए आप कह रहे थे, 400 रुपए में वो अनाज भी खरीद रही है। अब मोदी जी जब कह रहे हैं कि अनाज देंगे तो क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये है कि तो 400 रुपए में वो साड़ी ले सकती है। यही बात आप तमिलनाडु में क्यों नहीं कहते हो? यही बात आप गुजरात में क्यों नहीं कहते हो? गुजरात में आप भी, गुजरात में भी तो 4 किलो अनाज बट रहा है। ऐसा नहीं गुजरात में गरीबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुनिए, नहीं, ना, ये भ्रम मत पालिए। गुजरात में श्रमिक नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में हमने 3 साल गुजरात में काम किया है। गुजरात में भी 25% लोग की स्थिति वही है जो बिहार में है। 25% लोग भी गुजरात में भी उसी दशा में जी रहे हैं। ये जो 80 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग बिहार में थोड़ी रहते हैं, उसमें गुजरात में भी लोग हैं, तमिलनाडु में भी लोग हैं। बात इसकी है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप गुजरात के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बिहार के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। गुजरात के लोगों ने आपका MP 25 जिताया है, तो हम लोगों ने 30-35 जिताया है। एक बार बिहार के लोगों को भी तो बताओ भाई कि भाई तुम्हारे यहाँ चीनी मिल कब लगेगा, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री कब लगेगी, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार के लोगों का शिक्षा कब सुधरेगा। बिहार में आप वो बात ही क्यों नहीं करते? काम नहीं कर पाए वो छोड़िए, उसका बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्री नोशन है कि बिहारियों को क्या चाहिए भाई, 4 किलो अनाज दो। मधुबनी में आए मोदी जी, सुनिए ना सुनिए, मोदी जी आए अभी मधुबनी में, उनके मुंह से निकल गया या उनके लिखने वालों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सहरसा से
अपने हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा की है। सहरसा से आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के लोग आसानी से यहाँ से बॉम्बे और सौराष्ट्र में जाकर मजदूरी कर पाए, उनको जाने में सुविधा होगी। अब बताइए ये कितनी गलत बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को मजदूर बनकर सौराष्ट्र और मुंबई में काम करने के लिए एक और बढ़िया ट्रेन खोला जाएगा। ट्रेन खुले, लोग ताली बजा रहे हैं, प्रशांत किशोर इसका विरोध कर रहे हैं। हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए तो बैठे जिसमें रहे, सुनिए ना तो काम हो ना कुछ नहीं हो, लेकिन हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जहां पर हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने जाएं। अब आप कहिए कि यहीं बैठा रहे, तो अंग्रेजों ने भी यही कहा कि तुम लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हो, हमारे साथ चलो मॉरिशस में चल के मसाला का खेती करो। तो क्या वो हम लोग का भला कर रहे थे? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जब वो गुजरात में ये कहे कि भाई गुजरात से श्रमिक परिवारों के लिए आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जहां से कि आप बॉम्बे में जाकर काम कीजिएगा, चाहे मनमोहन सिंह जी हो या मोदी जी हो। मनमोहन सिंह सुनिए, पंजाब कोई के भी थे, आदमी, मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड में गए ना सुनिए पढ़ने तो, के लिए, क्या फर्क उनको पड़ता उनको है? ये समझ नहीं थी कि बिहार की स्थिति क्या है। उनकी समझ तो होगी। उनको ये समझ नहीं थी कि यहाँ पर बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। उनको देश की इकोनॉमिक स्थिति की समझ थी, बिहार की समझ नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लोग लगाते। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए तो 10-12 हज़ार रुपये में गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए लेबर मिलेगा कहाँ से? अगर पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए तो उससे देश में गेहूं की उपलब्धता कम हो जाएगी। तो कोई नहीं चाहेगा कि पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए। उसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जो है, इसको लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया है, और लोग ये चाहते हैं कि ये मोटे तौर पे स्थिति बनी रहे ताकि लोग यहाँ से 10-12 हज़ार में जाएं। गुजरात में, तमिलनाडु में जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर जाकर यहाँ पर लेबर वहाँ पर काम करे। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए, ऐसा आप तो मोदी जी को खूब जानते हैं, मोदी जी अगर कह दें तो किस उद्योगपति की आज देश में इतनी हिम्मत है कि वो बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा? और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था, नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। आधे से ज्यादा मोदी जी के पार्टी के लोगों ने उस मिल के जमीन को बेच लिया, हड़प लिया। उसके बाद मोदी जी वहां 4 बार गए, लेकिन गलती मोदी जी की नहीं है, गलती बिहारियों की है, मोतिहारी के लोगों की है। क्योंकि 14 के बाद 3 चुनाव हुआ और तीनों बार भाजपा को ही मोतिहारी में फिर जिता दिया। और इस बार नहीं जिताएगा, इस बार सबक सिखाएगा, उनको दिखेगा। प्रशांत जी, आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं पलायन रोकना है जी, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते। अभी इनिशियली नहीं लगाना चाहते। जब जॉब जनरेट यहाँ नहीं होंगी तो भैया जॉब जनरेट लोग पलायन करेंगे ना। नवीन भाई, आप तो देश दुनिया देखे। न्यूजीलैंड में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री का नाम आप जानते हो? हमको न्यूजीलैंड के मॉडल को सुन तो लो, यही तो बात कर रहे हैं भाई। सिंगापुर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, न्यूजीलैंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस सेक्टर है ना। सुन तो लो, फिनलैंड में तो कुछ नहीं है, स्वीडन में तो कुछ नहीं है। अरे वहां, अरे मेरे भाई, स्वीडन में, नॉर्वे में जो बड़ी फैक्ट्रियां, बता दो आप हमको कौन है एबल टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। यहाँ के लोग इंडस्ट्रियस हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। आपके ऑफिस में जो फॉल सीलिंग का काम किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यूपी का, बिहार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा। सीनियर पोजीशन में सब बिहार से लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सीनियर तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सुनिए ना, सीनियर तो हम भी हैं, जाके दूसरों को सलाह दे रहे हैं, वो संख्या कम है, लेकिन हजारों की संख्या में जो लेबर काम कर रहे हैं वो बिहार के हैं। अगर बिहार में ही कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो जो फॉल सीलिंग वो दिल्ली में बना रहा है लड़का, वो आकर बिहार में बनाएगा। अब बिहार में कंस्ट्रक्शन कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब उनके पास पूंजी होगा, रोजगार होगा। तो भाई इंडस्ट्री अगर एक यहाँ लग भी जाए, मान लीजिए एक अडानी आके यहाँ इंडस्ट्री लगा दे, एक अंबानी फैक्ट्री बना दे, उससे कितने लोगों को लेबर मिलेगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं भाई, ये बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ आप देखिएगा, दिन में सब नेता आएगा, कहेगा सरकारी नौकरी दिए हैं 5 लाख। आंकड़ा एक और नोट कर लीजिए, दूसरे लोग नहीं बताएंगे। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो टोटल संख्या है 23.25 लाख। टोटल संख्या है 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। यहाँ नेता आएगा और दावा करेगा कि हम 10 लाख दे दिए हैं नौकरी, हम 5 लाख दे दिए, हम 20 लाख दे देंगे। 78 साल की व्यवस्था के बाद
बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, जो कि पॉपुलेशन का 1.97% है। प्रशांत जी, तो अगर आप सरकारी नौकरी से बिहार में रोजगार देना चाहते हैं तो ना ये संभव है, ना आगे कभी संभव होगा। बिहार में रोजगार तब होगा, पलायन तब रुकेगी जब लोगों के पास शिक्षा हो, काम करने के लिए उनके पास पूंजी और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, और बूढ़े जो लोग हो गए हैं जिसको व्यवस्था ने पिछले 30 वर्ष में ठग लिया है, उसकी चिंता हम लोग ले। यही वेलफेयर इकोनॉमी है, यही वेलफेयर स्टेट की कल्पना है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, जो यंग हैं वो काम करें, जो बूढ़े हैं उसको हम लोग अपने कंधे पर उसका बोझ उठाकर चले। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके सवाल हैं, आप स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि आप ही ने सोशल मीडिया रेवोल्यूशन यहाँ पॉलिटिक्स में सर शुरू आप किया तो है। लाए सारा कुछ, ट्विटर साहब ने शुरू किया, ट्विटर फेसबुक सब शुरू किया, ठीक है। वो मोदी जी का फेसबुक का पेज 2008 में बना था, उसको चलाया मैंने, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फेसबुक या ट्विटर ये जो चीज़ें हैं ये तो माध्यम है। गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो उस समय अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा था तो उस पर लिखते थे। आपके हमारे लिए फेसबुक है तो हम फेसबुक पर लिख रहे हैं। महत्व इसका नहीं है कि वो लिफाफा है और आज फेसबुक है, महत्व इसका है कि कौन लिख रहा है और क्या लिख रहा है। मैसेज और मैसेंजर की महत्ता है, मीडियम की महत्ता नहीं है। भाई पहले लिफाफा था, अंतर्देशीय पत्र आया, फिर उसके बाद टेलीग्राम आया, फिर टेलीविज़न का इंटरव्यू आया, अभी फेसबुक है, फेसबुक के बाद टिकटॉक आ गया, टिकटॉक के बाद एआई आ जाएगा। ये तो बदलता रहेगा। लेकिन एआई के आप एक्सपर्ट हैं, उससे आप मास के मसीहा नहीं हो जाएंगे। आप गांधी, मोदी, इंदिरा गांधी नहीं हो जाएंगे सिर्फ एआई को जानने से, तब तो एआई के इंजीनियर हो जाते। वो सिर्फ एक मीडियम है, मैसेज की महत्ता है, मैसेज देने वाले की क्रेडिबिलिटी की महत्ता है। मीडियम तो बदलता रहेगा। ये जरूर है कि इन चीज़ों से चीज़ें फास्ट ट्रैक हो गई हैं। अंतर्देशीय पत्र को या लिफाफा को गांधी जी ने अगर कोई पत्र लिखा होगा तो उसको दूसरे जगह पहुंचने में 7 दिन लगा होगा। आज अगर मोदी जी लिख रहे हैं तो 7 सेकंड में वहां पहुंच रहा है। इतना फर्क है। आप पदयात्रा में निकले, कन्हैया भी पदयात्रा कर रहे हैं क्या? कौन पदयात्रा कर रहा है? कन्हैया नहीं, अभी हमने तो सुना नहीं कोई पदयात्रा। मार्च में नहीं, बीच में कुछ यात्रा कर रहे थे कन्हैया जी, लेकिन वो उतने समय के लिए था कि आरजेडी पे थोड़ा दबाव बनाया जाए कि 2-4 सीट बढ़ जाए। फिर आरजेडी वालों ने ऑब्जेक्ट किया कि अरे तुम यहाँ पर आके राजनीति करोगे, तो उसको भगा लिया कांग्रेस वालों ने। देखिए राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यात्रा? आए तो राहुल जी आते जाते हैं। हाँ। राहुल जी यात्रा नहीं करते हैं। यात्रा बिहार में, मैंने तो अभी कल परसों कहा है, राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हों पूरे जीवन में तो हमको बता दें। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। राहुल गांधी के पार्टी कहाँ हंसते हो? क्या किया उन्होंने? कहा सुनिए, दिल्ली में अभी उनके तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। अभी नया चीफ मिनिस्टर बने हैं, 2-2.5 साल हुआ है। उससे पहले टीडीपी में था, उससे पहले आरएसएस में था, भाजपा में। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइजर या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए ख़राब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, आज कांग्रेसी भी आएंगे, उनसे ज़रा पूछिएगा कि भाई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पर ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो आप लोगों ने उस पर क्या सवाल जवाब किया। आप बिहारियों को कहते हो कि तुम पैदा हुए हो मजदूरी करने के लिए और बिहार में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। भाई मोदी जी से पूछा जा रहा है कि 1,25,000 करोड़ रुपया का जो घोषणा आप हाथ उठा के किए थे वो पैसा कहाँ गया? तो राहुल गांधी से भी पूछिए, लोग भूल गए हैं। इसी गांधी मैदान में राजीव गांधी ने 1989 में, ध्यान रखिए, 1989 में राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 50,000 करोड़ की घोषणा 1989 में, जो कि 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। इसी गांधी मैदान से उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को डेवलपमेंटल हब बनाऊंगा, इसको मैं अपना डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंटल हब बनाऊंगा, और 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने गांधी मैदान से की थी। वो पैसा कहाँ गया? अडवाणी जी ने भी कहा था जब विभाजन हुआ था। उसके बाद वो कह सकते हैं कि भैया हम चुनाव हार गए। उसके बाद यूपीए की 10 साल सरकार रही, नरसिम्हा राव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, 15 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है। बिहार के लिए क्या किए हो बताओ? और अगर गाली नहीं दे रहे हो बिहारियों को तो राहुल गांधी के रेवंत रेड्डी लाडले मुख्यमंत्री हैं। काहे कहा कि बिहार का आदमी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है, और राहुल गांधी उस पर बयान नहीं देंगे? भाई सिखों के साथ जाति हुई तो कांग्रेसियों ने माफ़ी मांगी ना कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, तो बिहारियों से माफ़ी मांगिए, तब आके बिहार में कीजिए कैंपेन। और अगर बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम काहे आ रहे हो वोट मांगने? तेलंगाना में ही वोट मांग के काम चला लो, बिहार में काहे आके घूम रहे हो? भाई बिहार में क्यों घूम रहे हो?
कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से, कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना उतना रहेगा। भाई कांग्रेस के यहाँ क्या औकात है? देखिए सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाली पार्टी है। मैंने कैमरे पर कहा है, अब ANI पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गूदा है, तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दें। या वो खाली लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। तेजस्वी जो है, जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर गठबंधन सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खरगे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस बात पर ठीक है। तेजस्वी यादव को खरगे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है, और लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा, और लालू जी यही चाहेंगे कि उनके परिवार का लड़का रहे। और दूसरी तरफ जो भाई देखिए, बीजेपी और अपना अनुभव बता दूं, 15 में मैंने एक महागठबंधन की यहाँ मदद की है और हमने देखा है कि कांग्रेसियों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने कहा कांग्रेस को कि 40 सीट दे दीजिए, तो लालू जी 10 दिन तक हम लोग को कहते, उलाना देते थे, कह रहे यार काहे 40 को इसको दे दिया, हम तो 20-25 को पे बना लेते सबको, तुम लोग झूठो इसको 40 दे दिए हो। तो लालू जी जो फेंकेंगे वही कांग्रेस लेगी। हाँ, राजनीतिक दल के तौर पर हाथ पांव मारना उनका काम है। भाई कांग्रेस के यहाँ जो प्रभारी है उसको बुला के कह दीजिए कि कितना मिनिमम सीट होगा जिसके नीचे नहीं जाओगे, बता दो सर। आप नंबर अगले दिन उस प्रभारी ही हट जाएगा। सर आप नंबर दीजिए। मैं बता रहा हूँ वो प्रभारी हट जाएगा। अगर एक आए थे उड़ीसा के प्रभारी यहाँ कांग्रेस के, कुछ बोले तो लालू जी ने उसी को हटवा दिया। अभी कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस नहीं चलाती है, लालू जी चलाते हैं। लालू जी जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि गांधी परिवार से उनका जो रिलेशन है, गांधी परिवार के प्रति उनका एक ऑब्लिगेशन है। गांधी परिवार को लगता है कि जब सोनिया गांधी के विदेशी होने का मामला उठा उस समय लालू यादव ने उनकी मदद की, उसका वो कर्ज वापस कर रहे हैं, चाहे उसके एवज में बिहार के लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। सर, अंत में एक सवाल मैं ऑपरेशन सिंदूर पे करना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर को एक एज अ मिलिट्री ऑपरेशन आप कैसे देखते हैं और एज अ पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, मैं कोई मिलिट्री का विशेषज्ञ हूँ नहीं, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहूँगा कि देश के बाहर और विपक्ष क्या कर रहा है। मैं सरकार की बात मान लेता हूँ। सरकार ने कहा, हम लोग के विदेश मंत्री ने कहा, जयशंकर जी पढ़े लिखे समझदार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जयशंकर जी ने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, शायद आप लोग के ही इंटरव्यू में, कि जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान की पहल पर हुआ। तो मैं भाई जयशंकर जी की बात को मानता हूँ। तो अगर पाकिस्तान के पहल पर सीज फायर हुआ, इसका मतलब कि पाकिस्तान दबाव में था, पाकिस्तान की हालत खराब थी, जो हारता है वही तो सीज फायर के लिए हाथ जोड़कर आएगा। तो अगर पाकिस्तान दबाव में था 1 दिन या 2 दिन के सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भाई आप काहे सीज फायर किए? आपको 2-4 दिन और चलने देना चाहिए था, वो पाकिस्तान को मार के सेना वाले ठंडा कर देते। तो ये तो सरकार अपनी ही बात में फंसी हुई है। सरकार ये कह रही है कि मिलिटरीली ये सक्सेसफुल है, तो जब सक्सेसफुल था, पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, आपसे सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इन द वर्ड्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, तो आपने सीज फायर किया क्यों? देश की जनता तो यही पूछ रही है कि भाई सीज फायर ये अचानक से क्यों हो गया? ट्रंप जी अपना अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने अमेरिका से ही करा दिया, तो भाई ट्रंप की बात को हम क्यों मानेंगे? हम तो अपने देश की बात, सरकार की बात मानेंगे। हमारे देश की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया गया, तो देश के नागरिक होने के नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन के बाद मौका मिला था, आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते। सर, ऑब्जेक्टिव, और अगर क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हो गया कि अच्छा, मीडिया में तो ये चला कि इस्लामाबाद लेना ऑब्जेक्टिव है, वो तो मीडिया में तो ये चला कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला, तो क्यों समझौता किए? आप ही बता दो भाई कि अगर पाकिस्तान डर गया था या घुटने पर था तो क्यों समझौता किए, और अगर नहीं था तो फिर आप जो बता रहे हो वो गलत है। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। और ये बात सिर्फ जो जयशंकर जी ने कहा उसी पर कह रहा हूँ। ट्रंप साहब तो कह ही रहे कि हम इंडिया को डरवा, इंडिया पाकिस्तान को दोनों को बुला के डांटे और इन लोगों में समझौता करा दिए। तो भाई वही एंड, मतलब लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने सायरन बजवाया, प्रैक्टिस करवाया, तो हम लोग तो तैयार थे 2-4-5 दिन के लिए, एक ही दिन में खाए सीज फायर कर दिए, 2-4 दिन और चलने देते, पीओके ले लेते हम लोग, तब आप कर लेते, बालूचिस्तान अलग हो जाता तब हम लोग कर लेते। अगर पीओके ले लेते जी ने समझौता कर लिया तो भाई कम से कम बांग्लादेश को अलग करा दिया ना, तो कुछ तो आप कर लेते। जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ध्वस्त हुआ ना, ध्वस्त हो गया,
विजुअल तो है, चले भाई रिकॉर्ड कर लो, विजुअल तो है, आप सरकार की ओर ना विजुअल तो ठीक ही है। आप ये कह सकते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया, कुछ डैमेज हुआ, तो लोग ये चाह रहे हैं कि इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। वो कोई नहीं कह सकता है कि हो गया है, कुछ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ होगा। दूसरा उद्देश्य अगर ये था कि आप पीओके को स्वतंत्र करा देते, वो तो हुआ नहीं। आप बलूचिस्तान के लोग वहां शुरू हो गए जोश में आके कि हम लोग तो अलग कराएंगे, अब इंडिया मदद करने वाला है, हम ही लोग भाग लिए। आप ये तो मीडिया कह रहा था ना, सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि बलूचिस्तान को आजादी देना एक लक्ष्य था भारत का। वो तो जसमिन मोदी जी जैसे विद्वान लोगों ने किया ही होगा पहले से, तो भाई काहे लड़ाई शुरू किए, और किए तो पूरा करना चाहिए। देश की जनता ने तो नहीं कहा कि हम लोग न्यूक्लियर वाले से डर रहे हैं। भाई देश की जनता तो आपने जब सायरन बजवाया तो हम लोग अंधेरे में निकले, सब जाके प्रैक्टिस कर लिया कि भाई चलो अब न्यूक्लियर गिरे या बम गिरे हम लोग तैयार हैं, तो काहे भागे आप मैदान छोड़ के। इसका नुकसान है। मैं आपको ऑन सीरियस नोट, बीजेपी को अगर आप मुझे एनालिस्ट पूछेंगे तो चुनावी नुकसान होगा। जिस मैनर में ऑपरेशन सिंदूर को जिस मैनर में रोका गया, और खासकर ट्रंप के ट्वीट के बाद, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, मुझे किसी ने अमेरिका से भेजा उस समय कि ट्रंप ने ट्वीट किया है कि सीज फायर हो गया, तो मैंने कहा यार फोटोशॉप होगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये विश्वास नहीं कर सकते हो आप। स्पीच था उनका। हाँ नहीं, ट्वीट पहले, सबसे पहले ट्वीट आया था, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे खुद लगा कि अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब देश की जनता को ये लगा कि यार इतना बड़ा जब हम लोग तैयार मेंटली प्रिपेयर हो ही गए थे, तो 1-2 दिन 4 दिन एक उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना था, नहीं ले गए, चलिए उनका डिसीजन है, लेकिन नहीं हुआ, मतलब पॉलिटिकल वो खुद भी कह रहे हैं नहीं हुआ है। उसके बाद आप मोदी जी का बयान सुनिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसका फॉर्म बदल गया है। वो भी नहीं कह सकते हैं कि रोक दिया है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि देश की जनता ये नहीं चाहती थी कि रुके। जिस तरीके से सीज फायर हुआ उससे बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी कि आप आए, एंड आपको शुभकामनाएं। मेरे सवाल आप जो यहाँ लोग आए उनसे पूछिएगा जरूर कि 26 लाख करोड़ का पलायन हुआ है, सीडी